हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन बैच। तो आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हालांकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, पोटेंशियल हो गया है, गाउस थ्योरम हो गया है, और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कैपेसिटर। तो इन कैपेसिटर को देखते हैं। इसमें दो तीन मेन फॉर्मूले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे और बोर्ड के एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के लिए। बोर्ड एग्जाम में तो इनका डेरिवेशन रहता ही है, बट कंपटीशन में इनका जो रिजल्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए हमारे पास हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिनके साइज को बिना इंक्रीज किए, जिनके साइज को बिना बढ़ाए हुए हम उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेटें सेम एरिया की अपोजिट चार्ज की बहुत निकट या कम दूरी पर, या दे आर सेपरेटेड विद ए स्मॉल डिस्टेंस, तो दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होती हैं। और एक प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी होगी नेगेटिव होगी। नेगेटिव चार्ज को हम ग्राउंडेड कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ देते हैं। तो ये डिवाइस को हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला इनका क्या होता है तो देखते हैं। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कहा दो प्लेट है, दोनों का एरिया जो है सेम है, बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। तो अगर इनके बीच में एक पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है, मतलब प्लेट वन को P1 को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है तो ये प्लेट P1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगला जो प्लेट P2 होगा वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हमारे प्लेट P1 पर आएगा उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हमारा प्लेट P2 पर जाएगा। तो जिससे कि दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी तो पॉजिटिव प्लेट P1 से नेगेटिव प्लेट P1 की तरफ रहेगी। ये सारे जो ड्रा किया है ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इधर इनकी दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब इनके बीच में हम इसके यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा तो वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, E इंटू डी। तो therefore V इज इक्वल टू E का फॉर्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बिटवीन बोथ प्लेट्स है। ये हो गया इनका पहला फार्मूला। और हमें इनका फॉर्मूला निकालना है कैपेसिटेंस का। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है Q अपान में V। तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा Q अपान में V की वैल्यू आएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना Q एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q बाई A, इनको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आएगा Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A इंटू डी। Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में एयर मीडियम है, एयर है और वैक्यूम है, तो इस कंडीशन में जिनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा जी आएगा। अब इस पे शर्त आती है कि अगर इनके दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली फिल्ड हो। मान लेंगे एक टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये दोनों प्लेटों के बीच में पार्शियली फिल्ड किया गया है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन्हें जैसे हम इनको फिल करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से ये जो कैपेसिटर, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इस पर दोनों एंड पर या दोनों सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो इसके इस वाले जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है इसके सामने इसके अपोजिट जो इनकी प्लेट होगी इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे सेम अमाउंट में, और इनके अपोजिट फेज पर, इस वाले फेज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे सेम अमाउंट में। तो इस तरह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पोलराइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाएंगे और इनका नेट चार्ज जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा जीरो होगा। बट
इनके अंदर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI जनरेट हो जाएगा, एक EI जनरेट हो जाएगा। और इनके बीच में जो जो एयर बचा हुआ है, जो स्पेस बचा हुआ है, एयर और वैक्यूम, उनके अंदर में भी हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनको हम वेक्टर ई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक वेक्टर ई हो गया, एक वेक्टर EI जिसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। हमें इनका निकालना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो इनका निकालेंगे, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका जो पोटेंशियल होगा इस कंडीशन में V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में कितनी पोटेंशियल है, और V2 जो है एयर मीडियम में कितना है। तो V1 की अगर हम पहले निकालें, इनको कोई क्वेश्चन लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू होगा E1 इंटू टी, E1 इंटू टी। अब यहाँ पर स्टूडेंट E1 जो है, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इनको हम मान लेंगे E1 है, वेक्टर E1 है। तो E1 की वैल्यू होगी, E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होगी। और इनके जो बीच में एयर है, इनके बीच में जो हमारा E2 हमने मान लिया है, हालांकि हमने वेक्टर E यहाँ से लिखा है, बट हम यहाँ E2 को भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे तो लिख सकते हैं E2 इनटू, और इनके बीच का जो एयर का डिस्टेंस होगा वो D माइनस टी बचेगा। कितना बचेगा? D माइनस टी, क्योंकि ये पूरा सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का D है, ये T स्पेस ये ऑक्युपाई कर ले रहा है। अब जो एयर बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो अगर हमें इनको निकालना है तो D माइनस टी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा V इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, प्लस E2 की वैल्यू होगी यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और होगा D माइनस टी। ये हो गया। अब इन दोनों जो कॉमन, उनको कॉमन कर लेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, ठीक है, T बाई के प्लस D माइनस टी। ये इनका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर स्टार्टर्स मान लेंगे। अब इस कंडीशन में अगर हमें इनका कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपान में V। तो V की वैल्यू यही पुट कर देंगे, तो C इज इक्वल टू Q अपान में V की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट T बाई के प्लस D माइनस टी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको अगर हम अरेंज कर लें, अरेंज करके यहाँ लिख दे रहे हैं C इज इक्वल टू Q अपान, सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इनको लिख सकते हैं D माइनस टी और प्लस T बाई के। अब Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेजेंगे तो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तब जब दोनों प्लेटों के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल्ड किया गया हो, एक ही और T थिकनेस का। तो ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इनको भी डबल स्टार से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगला कहा जाता है कि अगर इनके दोनों प्लेट के बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल किए गए हों और पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, अगर 3 फिल किए गए हों जिनका थिकनेस T1, T2 एंड T3 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है, तब इस पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो उस कंडीशन में आएगा C इज इक्वल टू, हम इसी को ठीक कर दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट A, इसी को पैटर्न के तरीके लिख सकते हैं D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हो गया इनका एक सीरीज, प्लस ये जो T बाई के है इनको लिख सकते हैं T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये इनका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर ये कह सकता है कि इनके बीच कंप्लीटली फिल्ड हो, अगर प्लेट मान लीजिए हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, अगर दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कंप्लीटली फिल्ड हो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा फिल्ड हो गया वो, और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, तो
अब ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड कर लिया पूरे स्पेस को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और एक ही है, एक ही हमने यहाँ पर माना हुआ है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए जो फॉर्मूला था D माइनस टी प्लस टी बाई के था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन था D था, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो T है, दैट मीन्स D इज इक्वल टू कितना हो गया T। अब अगर D इज इक्वल टू T हो गया है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई T बाई के। तो T को हम यहाँ D लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई के को ऊपर ट्रांसपोज करो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्ड हो बट वो कंप्लीटली फिल्ड हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इनका रेडियस r है, रेडियस r है और ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो कहा जाएगा इनका कैपेसिटेंस कितना होगा। इनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आएगा। एक फॉर कंपटीशन पर्पस से बता दे रहे हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आएगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल दिया जाता है कि अगर इसका रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल कर दिया जाए, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, देन C की वैल्यू क्या आएगी। अगर इसका रेडियस r जो है या RE रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल कर दिया जाए, तो इनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर हम C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रखें, तो इस हिसाब से अगर इनका निकालेंगे इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो ये आएगा कितना, एक फिक्स वैल्यू होती है, शायद वहां ना है बोर्ड में बट हम यहाँ इनको इरेज करके लिख दे रहे हैं। C इज इक्वल टू आएगा 711 माइक्रो फैरड। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 711 माइक्रो फैरड का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ पीवाईक्यू करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि गिवन सर्किट में हमारा कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड तो इस तरह से कनेक्टेड है और ये रेजिस्टर कनेक्टेड है, 20 वोल्ट का इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्यूमुलेटेड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स इन द गिवन सर्किट। तो अब इन दोनों कैपेसिटर जो हमारा C1 और C2 है, इन दोनों कैपेसिटर पर कितना चार्ज का अमाउंट है हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। और ठीक है, A और B के बीच का पोटेंशियल क्या होगा वो भी नहीं पता है, वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोनों का चार्ज निकालना है, दोनों पर चार्ज कितना होगा, बट चार्ज के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा A और B के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है, तो जैसे मान लीजिए V फाइंड करना है तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। बट सवाल है R तो मिल जाएगा इन दोनों का 4 एंड 5 ओम, 4 एंड 5 9 ओम, बट यहाँ I जो मिसिंग है, I मिसिंग है, तो पहले I निकाल देते हैं। तो I इज इक्वल टू आएगा E अपान में R प्लस स्मॉल r कर लेंगे। E की वैल्यू गिवन है 20 और R कैपिटल R की वैल्यू 4 प्लस 5 9 और स्मॉल r की वैल्यू है 1, तो हो गया 20/10 दैट मीन्स 2 एम्पियर करंट हो गया। अब A और B के बीच का हम निकाल देंगे पोटेंशियल, VAB इज इक्वल टू होगा I इंटू RAB, I इंटू RAB, तो ये भी लिख सकते हैं इनको। तो I की वैल्यू यहाँ पर आई है 2 और RAB 5 प्लस 4 हो गया 9 दैट मीन्स 18 वोल्ट, ये हो गया इनका पोटेंशियल VAB। अब यहाँ पर VAB आ गया, ठीक है, तो जो पोटेंशियल इनका होगा वही पोटेंशियल इनका भी होगा, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू हो जाएगा। और हाँ, पहले हम दोनों का नेट कैपेसिटेंस निकाल देंगे, दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, दैट मींस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगा देंगे, ये वाला केस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 4 प्लस 1/6 से, तो 1/C इज इक्वल टू हो गया 4 से 24, 6 प्लस 4 10/24, तो C इज इक्वल टू 24/10 बराबर 2.4 माइक्रो फैरड, ये हो गया। अब हमें निकालना है इनका क्या, चार्ज निकालना था। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाई V होता है,
C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू होगा C इंटू V, तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू 2.4 माइक्रोफैराड 10 की पावर माइनस 6 कर देंगे, और V यहाँ पर आया है A और B के बीच का पोटेंशियल 18 मल्टीप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू 18 इंटू 2.4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 बट 32, 2 4 के 4 3 7, 2 चौका 2 अट्ठे 16, और 2 क्रम 2 3 2 6 6 12 3 1 3 1 4 पॉइंट, ये आएगा 4.3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू आएगा 4.32 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। तो स्टूडेंट्स ये आएगा चार्ज की वैल्यू। देयरफॉर दोनों कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड हैं सीरीज में, और दोनों पर चार्ज की वैल्यू होगी सेम होगी, दैट मीन्स ये होगी, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 4.32 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू भी वही होगी 4.32, ये 4 है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्किट में रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम इस तरह से कनेक्टेड है, और 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है हमें वो फाइंड करना है, और इसमें गिवन करंट 2 एम्पीयर करंट यहाँ से आउटपुट जा रही है। तो स्टूडेंट अगर हमें कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करना है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम जानते हैं कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैराड, बट इनके बीच का पोटेंशियल नहीं दिया है, इनके बीच का पोटेंशियल मान लेंगे पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो ठीक है, पहले हम पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट होगा पोटेंशियल VAB इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू RAB। I की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, 2 इंटू RAB। तीनों यहाँ पर देखो, तीनों यहाँ पर क्या सीरीज में है, तो तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 5 दिन 8 2 10 10 बराबर आएगा 20 वोल्ट आएगा VAB। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये U रहेगा, तो अच्छा क्या, तो U बराबर यहाँ पर आएगा हाफ CV स्क्वायर से, U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड 10 की पावर माइनस 6, V की वैल्यू आएगी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, U इज इक्वल टू 400 10 की पावर माइनस 6, U बराबर आएगा 4.0 10 की पावर माइनस 4 जूल। तो ये इनका आएगा स्टूडेंट आंसर। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन सर्किट में कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 एंड C5 कनेक्टेड हैं, और कह रहे हैं इनके टर्मिनल A और B, यहाँ पर टर्मिनल A दिया है, यहाँ पर B दिया है, इन दोनों के बीच में 15 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड किया गया है या पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है। अब इसमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, उसके बारे में ये फाइंड करना है। तो कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके A और B के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे कितना होगा। पहले हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 5 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4 C5। पहले बनाएंगे टर्मिनल पॉइंट A बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे पॉइंट B बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे पॉइंट C, यहाँ बनाएंगे पॉइंट D। इसको ये पॉइंट C है। तो पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच का वोल्टेज कैपेसिटर दिया है, 15 वोल्ट अप्लाइड किया गया है, तो यहाँ से हो गया 15 वोल्ट, मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब A और C के बीच में A B इनको मान लेंगे पॉइंट C, इनको मान लेंगे पॉइंट D। A और C के बीच में C1 अप्लाइड किया गया है, A और C के बीच में हम यहाँ C1 को कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया C1। और यहाँ C और D है, C एंड B इनके बीच में C2 कनेक्टेड है, तो यहाँ बना देंगे C2, हो गया। और ये जो C4 है B और D के बीच में है, देखिए, तो B और D के बीच में यहाँ कर देंगे C4। और ये C3 है A और D के बीच में, तो A और D के बीच में हम बना देंगे C3 बना देंगे, ये हो गया D। C5 है C और D के बीच में, C और D के बीच में बना देंगे C5, ये मान लीजिए हो गया C5। तब स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस स्टेट लगाएंगे, और व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस स्टेट में जिनका डायगोनल होगा, डायगोनल में कोई करंट नहीं फ्लो होगा,
जो भी एलिमेंट यहाँ पर होगा वो इफेक्टिव लेस हो जाएगा, तो हम इसको मान लेंगे इफेक्टिव लेस है। तो देयरफॉर हमारा जो सर्किट बनेगा, ये सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा, ये कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये इस तरह से बनेगा। ये हो गया मान लीजिए C1, C2, ये C3 एंड ये हो गया C4, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट D हो गया। अब स्टूडेंट देखिए C1 एंड C2 किस ऑर्डर में है, सीरीज में हो गए। C3 एंड C4 किस में है, सीरीज में है। तो अगर हम इन दोनों को हम रिजल्टेंट निकालते मान लें C1 डैश मान लेंगे, तो 1/C डैश बराबर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश की वैल्यू है 1/C1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 माइक्रोफैरड, 4 प्लस C2 की वैल्यू 4 है, तो आएगा 2/4, दैट मीन्स C डैश इज इक्वल टू आएगा 4/2, दैट मीन्स 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया C डैश की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम 3 एंड 4 को देखें, तो 3 और 4 भी हमारे किस ऑर्डर में, सीरीज में है, तो इनका 1/C डबल डैश अगर कर दे 1/C3 प्लस 1/C4, तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, दैट विल बी 2/4, 1/C डबल डैश, C डबल डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये भी हो गया। अब स्टूडेंट्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल दिया वो दिया 15 वोल्ट दिया है। इनके बीच का जो पोटेंशियल गिवन है ये कितना है, 15 वोल्ट का। ठीक है, तो अगर हम सी डैश पर कितना चार्ज है, इन पे हम चार्ज निकाल दें, तो हम जाएंगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी डैश इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, क्यू डैश इनको मान लिया जाए, तो क्यू डैश बराबर आएगा सी डैश की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 15, तो जाएगा 15 दूना 30, 30 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ये हो गया क्यू डैश। अब स्टूडेंट जो क्यू डैश आया है, यह क्यू डैश हमारा किस पर होगा, ये होगा C1 पर होगा और C2 पर होगा। दैट मीन्स जो क्यू डैश की वैल्यू आई है, इट विल बी चार्ज एट C1 एंड C2, दोनों पर सेम चार्ज होगा क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। अब देखते हैं हम इस पे जो हमारा नीचे का सीरीज है AD में, तो इसका जो इफेक्टिव आया है ये C डबल डैश आया है 2 माइक्रोफैरड। यहाँ भी सेम वही पोटेंशियल वही है, C डबल डैश इज इक्वल टू क्यू बाई वी से कर लेंगे, क्यू डबल डैश इंटू वी, तो यहाँ से क्यू डबल डैश इज इक्वल टू आएगा C डबल डैश इंटू वी, तो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू 2 10 टू द पावर -6, वी 15 गुना 30, 30 गुणे 10 की पावर -6 क्यू डबल डैश, तो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। तो आ गया C डबल डैश की वैल्यू, क्यू डबल डैश की। तो स्टूडेंट यहाँ पर C3 एंड C4 पर जो चार्ज होगा वो यही होगा, और C1 एंड C2 पर जो चार्ज होगा ये यही होगा, दोनों सेम है। यहाँ पर इनको लिख सकते हैं कितना, देखिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है, लिख सकते हैं 3.0 10 टू द पावर -5 कूलम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फैराड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इनका कैपेसिटेंस C बराबर है 1 फैराड, तो इनका रेडियस कितना होगा, रेडियस। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, that means R is equal to C by 4 pi epsilon naught, that means R is equal to implies that R is equal to C की वैल्यू है 1 into 1/4 pi epsilon naught। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, that is R is equal to आएगा 1 into 9 into 10 to the power 9, that means R is equal to 9.0 10 to the power 9 मीटर। ये इनका होगा और रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द CAB। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर का एक सर्किट दिया गया है, ये एक हमारा क्यूब है, क्यूब के हर एक साइड पर, हर एक एज पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया है, और जिसकी कैपेसिटेंस C है, सब में C कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ इनके डायगोनल A और B के बीच का हमें नेट C फाइंड करना है, नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, पहला पॉइंट A बनाएंगे, पॉइंट A, और लास्ट में पॉइंट हम यहाँ बना देंगे पॉइंट B डायगोनल का।
अब स्टूडेंट देखिए पॉइंट ए से यहाँ पर 3 लाइनें या 3 ब्रांच निकल रही हैं, 3 ब्रांच, दैट मीन हम पॉइंट ए से 3 ब्रांच निकालेंगे और तीनों पर एक एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, एक एक कैपेसिटर। ये हो गया सी का। अब सिमिलरली पॉइंट बी से देखिए यहाँ पे 3 ब्रांच यहाँ निकल रही होती हैं, यहाँ भी हमारा 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है सी का। तो यहाँ से भी बनाएंगे 3 कैपेसिटर बनाएंगे, 1 और यहाँ बना देंगे 2, यहाँ बना देंगे 3, ठीक है। 3 कैपेसिटर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए बच रहा 6। अब इसमें पूरे हमारे क्यूब में होते हैं 12 साइड होते हैं, 12 कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट किया गया है। तो 3 कैपेसिटर इस तरफ और 3 कैपेसिटर इस तरफ, तो ये 3 का हो गया कॉम्बिनेशन और ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। बच कितने रहे हैं? 6 बच रहे हैं अभी। 6 हो गया और 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। कोई छूटा है? 1 2 3 4 5, एक मिसिंग है, एक यहाँ रहेगा। ये 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इन 6 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम तीनों 6 यहाँ पर इस तरह से होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होगा सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी सिमिलर है, आइडेंटिकल है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का सिंपल सर्किट। तो अब हम इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में है, तीनों का पैरेलल कितना हो गया? 3C हो गया। ये 6 पैरेलल में कितना हो गया? 6C हो गया। ये तीनों पैरेलल में कितना हो गया? 3C हो गया। तो हो गया पॉइंट बी हो गया। अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। वी नो दैट 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस ये सी डैश कर लेंगे, ये पॉइंट बी यहाँ लिख डिटरमिनेंट इनका है 1/6 प्लस 1/3। सॉल्व कर लो, 1/c डैश इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू होगा 5/6, दैट मीन c डैश इज इक्वल टू 6/5c। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पर c के बजाय दे देता है 1 माइक्रोफैरड या सारे दे दिया 2 माइक्रोफैरड का, सारे का सब आइडेंटिकल देगा क्वेश्चन में। तो अगर सारा आइडेंटिकल दिया है तो हम डायरेक्ट c की वैल्यू ही रख देंगे। अगर मान लीजिए c इज इक्वल टू गिवन है 1 माइक्रोफैरड, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा c डैश इज इक्वल टू 6/5 ना, c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड, दैट मीन्स माइक्रोफैरड हो जाएगी। और अगर 6 की वैल्यू दिया, c की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरड, सबका सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ से c डैश जो रिलेशन आया है 6/5 c का, तो यहाँ c की वैल्यू 2 कर देंगे तो आएगा 6/5 हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो 6 दूनी 12, 12/5 माइक्रोफैरड, ये हो गया c डैश। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना किसी टाइम को लॉस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, ये दिया है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया है और दोनों का क्रॉस सेक्शन, दोनों का जो प्लेट है, इस तरफ का जो प्लेट a/3 है, इस तरफ का प्लेट का एरिया जो है 2a/3, बट दोनों का जो डिस्टेंस है वो d है, दोनों का जो सेपरेशन सेम है। अब यहाँ पे फाइंड c इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया है, दोनों की जो प्लेटें हैं पॉजिटिव है, इनकी दोनों प्लेटें नेगेटिव हैं, दैट मीन्स दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम क्या करेंगे, C1 और C2 को निकाल देंगे। तो इनको मान लेंगे K1 वाले को ये C1 कैपेसिटर है और K2 वाले को